Okay, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So I'm going to start off with a question that has provision for doubtful debts and provision for depreciation. दोनों चीजें कवर हो जाएंगी तुम्हारी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Seller sold to sells on credit. She maintains the provision for doubtful debt 4% of trade receivables. कुछ trade receivables की balances दिए हुए. Before you need to start off with the question, you need to understand कि provision for doubtful debt का question है. तो पहली चीज क्या करोगे? Format लिखोगे. Format लिखवा रहा हूँ, इसका screenshot लेना बेटा, मैं delete कर दूंगा. ठीक है जी. Balance brought down होगा. बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो यहाँ अमाउंट आती है ना बेटे, दैट्स ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स. आपके जितने भी ओपनिंग वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसको परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा. और फिर ये बैलेंस कैरी डाउन वुड बी ऑन द डेबिट साइड. दिस इज बैलेंस कैरी डाउन एंड दिस अमाउंट इज एक्स एक्स एक्स. ये अमाउंट जो होगी बेटा, ये आपकी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की जो बैलेंस होगा ना, उसका परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट. जो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन दिस क्वेश्चन गिवन है, दैट्स 4%, राइट. अगर कोई इंक्रीज होता है बेटा, अगर इफ देयर इज एन इंक्रीज दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, वो खुद ही नजर आएगा. अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आएगा. एंड अ डिक्रीज हैज टू बी ऑन द डेबिट साइड. एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एक्सपेंस, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा. डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हियर इज गोइंग टू बी योर अदर इनकम. याद रखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होगा. ठीक है. आई वांट ऑल ऑफ यू, पहले मैं ये लिख दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. लेट्स रेज दिस एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन. ठीक है जी. फॉर्मेट जरूर पहले लिख देना. फॉर्मेट में वैल्यूज फिल करना होगा, कोई मसला नहीं है, बेसिक फॉर्मेट है. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ओपनिंग बैलेंस. दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बेटे आपके पास गिवन है 31 December 2022. द ट्रेड रिसीवेबल्स वर 75,000, राइट. 75,000 का 4%. सो आई टेक आउट माय कैलकुलेटर. 75,000 का 4% निकालते हैं. 75,000 इनटू 4% इज 3,000. दिस इज 3,000. ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का जो तुम्हारे पास 75,000 है, इसका 4% है. याद रखो प्लीज. ठीक है जी. और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 77,000. देखो ट्रेड रिसीवेबल 75 से 77 हो गया. 4% 75,000 पे लगाओगे तो कम आएगा. 4% 77,000 पे लगाओगे तो ज्यादा आएगा. Therefore, ये मुझे लग रहा है कि इंक्रीज का क्वेश्चन, राइट. 77,000 का निकाल लेते हैं सर. 4% लेट मी टेक आउट माय कैलकुलेटर. दैट्स 3080. बेटा फाइनल बैलेंस इज 3080. ये 3080 आया आपके पास 77,000 into 4%. That's 3080, right? अब आपने इसको टोटल कर लिया. ये क्या करो, पूछो क्या करो, ये फुटिंग होती है. ठीक है जी. टोटल करेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में से हैवी साइड चेक करेंगे. मुझे लग रहा है डेबिट साइड हैवी है, तो 3080 ऑन बोथ साइड, राइट. देन 3,000 स्टार्ट ऑफ द ईयर बैलेंस था, एंड ऑफ द ईयर 3080 हो गया. तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ. याद नहीं आ रहा एग्जाम में, बोलो नहीं आ रहा. अगर नहीं आ रहा तो बेटा आपने क्या करना है, आपने बस डिफरेंस लिख देना है. जैसे बैलेंसिंग करते हो, इस बैलेंस को पोस्ट कर देना है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखोगे. जब भी कोई एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट बनाओगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डिपॉजिट कर दोगे. दैट्स अबाउट इट. एथिक्स होते हैं कुछ टी अकाउंट के सर, जो डेट लिखनी होती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है. बैलेंस कैरी डाउन इज ऑन द डेबिट साइड. बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 3080. दैट इज टू बी कैरिड टू द नेक्स्ट ईयर. एंड इसकी डेट लिख लेंगे सर. हमारे पास जनवरी 1 2022 आएगा, फिर December 31st 2022 क्लोजिंग बैलेंस का, एंड देन January 1st 2023 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. स्टेट टू रीजंस व्हाई शेल आई मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. बेटा याद रखते हैं, दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. पहले टू कंप्लाई विद द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डज नॉट अलाउ यू टू ओवरस्टेट योर एसेट्स. ठीक है जी. तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना, वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को कम करता है, तो एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं होने देता, राइट. एंड देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज होगा. अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो तुम्हारी इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होगी. सो जहां भी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आए, तो मैच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? Matching concept. So these two concepts in to comply with the prudence concept and to comply with the matching concept. ठीक है जी. Let's go on to the question. अब आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन. ठीक है जी. हम देखते हैं इसका ये वाला पार्ट है. ठीक है जी. Stella charges the depreciation at 25% per annum using the reducing balance method. She charges the full year depreciation. पहले सबसे पहले depreciation method लिख लो, RBM. परसेंटेज लिख लो 25%. और इसका पॉलिसी लिख लो फुल ईयर. फुल ईयर में फायदा ये होता है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में ना कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, राइट. ऑन 31st December, Stella sold a vehicle for 9,000. दिस इज सेल प्रोसीड बेटा. ये बेचने पे जितना पैसा आया, दिस इज सेल प्रोसीड. ये डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा इसका, और अभी कोई काम नहीं है. द व्हीकल एट कॉस्ट हाउ मच? 16,000 ऑन 1st of September. तो हमने 1st September 2020 को एक एसेट खरीदा था जो 16,000 का था. वो रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिशिएट हुआ, और ईयर ऑफ डिस्पोजल आ गया 31st December. जो 22 का ईयर है वो ईयर ऑफ डिस्पोजल है. अब वो पूछ रहे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल. तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के लिए ना ऑलवेज कंपेयर नेट बुक वैल्यू. कॉस्ट को कंपेयर नहीं करना, ऑलवेज कंपेयर नेट बुक वैल्यू विद सेल प्रोसीड्स, राइट.
सो लेट्स फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू। टाइमलाइन बनाएंगे सर, टाइमलाइन बहुत जरूरी है, आपको टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं साथ समझा था, ठीक है जी। सो आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा, आपने कब खरीदी? सितंबर 1 2020। तो आपका 2020 स्टार्ट होगा जनवरी 1 2020, फिर साल खत्म होगा December 31 2020, एक साल खत्म हो गया, फिर December 31 2021, फिर 31 December 2022, ठीक है जी। ये प्रॉपर्ली डेट प्रॉपर्ली करना सर। ये ईयर ऑफ परचेज, इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ, इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ये वाला जो लास्ट ईयर है ना बेटे, दिस इज द ईयर ऑफ डिस्पोजल। सो इफ इट्स ईयर ऑफ डिस्पोजल यू कैन नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन बिकॉज द पॉलिसी डज नॉट अलाउ यू टू। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट सर। कॉस्ट गिवन होती है आपको हमेशा क्वेश्चन में, 16,000 है। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालना सर। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, क्योंकि चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, बेटे फर्स्ट ईयर पे तो कॉस्ट भी लगेगी, पिछले साल तो एसेट था ही नहीं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ। 16,000 का परसेंटेज निकालो 25%, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है। 16,000 25% मतलब 16,000 × 1/4, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4,000। तो पहले साल एसेट यूज हुआ तो उसने वैल्यू यूज कर दी 4,000 से। फिर ईयर 2 की डेप्रिसिएशन। अब मसला सारा ये कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ना परसेंटेज डायरेक्टली कॉस्ट पे नहीं लगती, अगले साल की नेट बुक वैल्यू पे लगती है, ठीक है। तो 16,000 वो था जो उसकी कॉस्ट थी, इसमें से पहले साल कितनी वैल्यू लूज कर चुका? 4,000, तो वैल्यू पे आ गया 12,000। अब 12,000 का 25% है। लेट्स कैलकुलेट दिस, 12,000 into 25%, that's 3,000. So total depreciation charged on this asset is actually 4,000 plus 3,000. That makes it a total of 7,000. 7,000 की total depreciation charge हुई है। ऐसे खरीदा था आपने 16,000 का। It has lost value by 7,000 in total क्योंकि last year तो depreciate हुआ नहीं। तो it is standing at a value of 16 minus 7 कर लो, that's going to be 9,000. It was standing at a value of 9,000. कंपेयर करो सेल प्रोसीड के साथ। सेल प्रोसीड कितनी? 9,500, ठीक है जी। तो आपको गेन हुआ लॉस हुआ? आपकी बुक्स में ऐसे था 9,000, बिका तो 9,500 आ गए, तो सिंपली गेन है $500 का, राइट। इसको फिर रिव्यू कर लेना। द बैलेंसेस ऑन सेलर लेजर अकाउंट ऑन 1 जनवरी इंक्लूड द फॉलोइंग। हमें क्या बनाना है? मोटर व्हीकल अकाउंट। बेटा ये मोटर व्हीकल अकाउंट जो है ना, इसको लिखो, उसके आगे लिख दो कॉस्ट का अकाउंट, ठीक है जी। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट साइड पे हो, जैसे एसेट का अकाउंट है ये सिंपल। बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका गिवन होगा सर। 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन मोटर व्हीकल्स का गिवन है 48,000। देखो बेटा, जो मोटर व्हीकल्स का काम है ना, इट हैज नथिंग एट ऑल टू डू विद डेप्रिसिएशन रेट पॉलिसी पर से, राइट। हम ये देखेंगे कि $48,000 के एसेट थे हमारे पास, हमने कोई और एसेट तो नहीं खरीदा। अगर एसेट खरीदा तो उसकी कॉस्ट ऐड कर देना, उसके लिए एडिशन लिखेंगे सर। ये पहले फॉर्मेट लिख देना, उसके बाद फिर वैल्यूज फिल कर देना। और अगर कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया इस साल तो डिस्पोजल लिख देना। ये कॉस्ट का अकाउंट है, तो जो डिस्पोजल लिख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे जो ये वाला जो डिस्पोजल आ रहा है, ये डिस्पोजल जो है इट इज द कॉस्ट ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ एसेट। इस साल जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट है ये, ठीक है जी। हम देखते हैं कोई नया एसेट तो नहीं खरीदा था हमने, कोई नया एसेट तो नहीं खरीदा हमने, हमने सिर्फ एक डिस्पोजल किया। तो एडिशन पे डैश डाल देना या फिर मिटा देना, डजंट मैटर। पहले फॉर्मेट लिख लेना, फिल करना, कोई चीज ना हो डैश डाल दो या मिटा दो, डजंट मैटर, मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर डिस्पोजल, जो एसेट बेचा बेटा, उस वो कितने का खरीदा था देखना पड़ेगा। सो इट वाज बॉट फॉर 16,000, इट हैड अ कॉस्ट ऑफ 16,000। तो डिस्पोजल में जब अमाउंट डालोगे ना, तो 16,000, तो 48,000 के एसेट थे। इस साल 16,000 का एसेट बेच दिया। कौन सी डेट को बेचा था? 31 December। डेट जरूर डालना टी अकाउंट है, January 1 2022। 31 December 2022 पे हमें पता चला कि हमने एक एसेट सेल ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अब प्लस माइनस करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन लिख देते हैं। विच साइड इज द हेवियर साइड सर? आई गेस द डेबिट साइड इज द हेवियर साइड, तो बैलेंस कैरी डाउन इज ऑलवेज ऑन द लाइटर साइड। ये 48,000 बोथ साइड्स, एंड 48,000 में से 16,000 माइनस करोगे तो 32,000 बचेगा। This is December 31st, and balance brought down on the cost account has the balance brought down is, sorry, it's 32,000 on the 1st of January 2023, साल चेंज हो गया, ठीक है जी। तो कॉस्ट का अकाउंट देखा हमने। कॉस्ट के अकाउंट में हमने ये याद रखना है बेटा कि इसमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज और डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है और डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, ओके। दिस डिस्पोजल इज द कॉस्ट ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ एसेट। जो एसेट बेच रहे हो, उस वो कितने का खरीदा था वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो 48,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड? चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है जी। ये बना लेते हैं पहले। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे, ये याद रखेंगे आप। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा गिवन होता है, यहाँ आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आ जाएगा, और
डेप्रिसिएशन चार्ज जो तुम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जो इनकम स्टेटमेंट में लिखते हो ना डेप्रिसिएशन, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और अगर तो एसेट कोई डिस्पोज ऑफ किया है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज हुई यहाँ आएगी। तो देखो हमने याद करो अगर क्वेश्चन किया था तो 7,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन थी। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डिस्पोज ऑफ एसेट वो 7,000, 16,000 का एसेट खरीदा था, 7,000 से वैल्यू लूज की, 9,000 पे खड़ा हुआ था। तो 7,000 इज व्हाट यू विल एंटर इन द डिस्पोजल की वैल्यू इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल में वो अमाउंट जाएगी जो टोटल वैल्यू विद व्हिच द एसेट हैज लॉस्ट, द टोटल अमाउंट विद व्हिच द एसेट हैज लॉस्ट वैल्यू, राइट। अब इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यूजुअली गिवन होता है, सर बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स इज 21,000, दिस इज द बैलेंस ऑलरेडी गिवन टू यू। 1 जनवरी एट डेट डाल दो, जनवरी 1 2022, द बैलेंस वाज 21,000 आई गेस। दोबारा देख लेते हैं, दैट्स 21,000। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज निकालनी पड़ेगी। जहां डेप्रिसिएशन चार्ज हो ना बेटा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक न्यू एक डिस्पोज्ड ऑफ एसेट पे लिखोगे, इसको अलग से लिख लेना प्लीज, और एक रिमेनिंग एसेट्स पे याद रखोगे बेटे, ठीक है। सबसे करेगा रिमेनिंग एसेट, सो हम यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं। न्यू एसेट, कोई नया एसेट खरीदा, नहीं खरीदा तो वो डेप्रिशिएट भी नहीं होगा। जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी थी कि ना नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोज्ड ऑफ पे भी इस साल 2022 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुए। अब रिमेनिंग एसेट पर बेटा, जब रिमेनिंग एसेट्स का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो ना, तो दो काम कर लेना प्लीज, ये चीज याद रखोगे। हाँ, पहले कॉस्ट निकाल लेना, रिमेनिंग कॉस्ट। 48,000 के एसेट थे, ठीक है जी। रिमेनिंग कॉस्ट 48,000 का बैलेंस था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। 16,000 का एसेट बेच दिया, 16,000 की कॉस्ट वाला एसेट बेच दिया, तो कॉस्ट रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट आ गई 32,000। फिर रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी देख लेना। रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका ओपनिंग बैलेंस बच्चे 21,000, इसमें से 7,000 जो 21,000 के अंदर ना जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया, उसके 7,000 भी इंक्लूडेड थे, वो निकाल दो। तो रिमेनिंग कितना बचा? 14,000। तुम्हारे पास जब रिमेनिंग कॉस्ट आ गई, रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गई, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो रिमेनिंग एसेट्स है ना 48,000, मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं, 16,000 वाला एसेट बेच दिया था, उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। नेट बुक वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ? इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है, 32 माइनस 14 करो तो आंसर आया 18,000। 18,000 पे 25% लगा दो, ठीक है जी। सो रिमेनिंग की डेप्रिसिएशन आ गई 18,000 इंटू 25%। 18,000 को 25% निकालो, 1/4, दैट्स 4,500। सो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर दिस ईयर was 4,500. It was zero on the new asset, zero on the disposed of asset, and 4,500 on the remaining assets, right? ये बात याद रखोगे। इसके बाद बैलेंस सीडीबीडी कर लेते हैं सर। That's about it. Total, the credit side is heavy, 25,500, 25,500, 25,500 में से 7,000 निकाल दो। 25.5 माइनस 7, that makes it 18,500। तुम्हारा बैलेंस कैरी डन आ गया 18,500, और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे 18,500। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, डेट्स डाल देना अपने हिसाब से। डिस्पोजल 31 दिसंबर को हुआ था, अपने हिसाब से नहीं, मतलब जो क्वेश्चन में दिया मैंने। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर जब एसेट जो यूज हो रहा होता है वो पूरा यूज हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये दिसंबर 31 हो गया, सब 2022 है, 2022 है। तो ईयर का नया बैलेंस होगा जनवरी 1 2023 हो जाएगा। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? चलो जी, अब उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात याद रखना, कल जो है ना कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे नहीं लग रहा आएगा, मगर कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट आ सकता है। इसके बाद इसके बारे में भी बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, खर्चा किया है बिजनेस ने, ऐसा खर्चा किया कि बिजनेस अज्यूम कर रहा है कि भाई अगर मैं ये खर्चा कर रहा हूँ तो ये खर्चा मेरी एसेट की वैल्यू को बढ़ाएगा या मेरी बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाएगा। ये बार बार नहीं होती, एक दफा खर्चा होता है। सो इफ आई एम सेटिंग अप से सुपर स्टोर, तो मैं जो एसी खरीदता हूँ ना सुपर स्टोर में लगाने के लिए, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आई वोंट बी डूइंग इट फ्रीक्वेंटली। आई वंस आई इंस्टॉल्ड द एसी, एक दफा खर्चा है, बड़ा खर्चा है, राइट। However, revenue expenditures डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर, जैसे तुम्हारा रेंट का बिल, रेंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिपीटेड, recurring. Capital expenditure adds value to the non-current asset, whereas revenue expenditure does not, right? So legal fees for obtaining permission to build the extension. आपने कोई extension बनाई, पीछे एक कमरा बना लिया अपने घर के बैकयार्ड में, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली लीगल फीस देनी होगी, वो एक ही दफा दोगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग कॉस्ट फॉर द एक्सटेंशन एक ही दफा खर्चा होगा।
इंश्योरेंस फॉर द ऑफिस बेटा, इंश्योरेंस जो होता है ना वो एनुअल प्रीमियम्स देने होते हैं। हर साल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देनी होती है, उसको आप मंथली भी डिवाइड कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ पेंटिंग द ऑफिस एक्सटेंशन इज़ बिकॉज़ नया एक्सटेंशन बनाया और न्यू बिल्डिंग पे पेंटिंग इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक दफ़ा पेंट करोगे। उसके बाद अगर पेंट करते हो ना, तो वो रूटीन मेंटेनेंस आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ऑफिस कैलेंडर फॉर 2023 व्हाट डू यू थिंक? ऑफिस कैलेंडर सर 2023 में अलग आएगा, 24 में अलग आएगा, 25 में अलग, हर साल का कैलेंडर अलग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, दिस इज अ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन, एक ही दफा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, जैसे मैं एसी लगवाता हूँ तो मैं एक ही दफा एसी की कॉस्ट पे करूंगा, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट पे करूंगा, राइट? सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड देन स्टेशनरी फॉर ऑफिस, स्टेशनरी फॉर ऑफिस हैज टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज ये बार बार खत्म हो जाएगी, राइट? Do all of you understand this? If you have a question, please let me know. Thank you so much.